हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी जो एग्जाम है वो 26 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में हमारे पास जो भी 200 समय है उसे बिल्कुल भी व्यर्थ ना गंवाएं और इस समय का सदुपयोग करें और अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि दोस्तों अब एग्जाम आने वाला है और आपको अपने एग्जाम में 100% दे सके आप सभी लोग, इसके लिए आपको अभी से मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि द पॉलिटिकल मास्टर चैनल आप सभी के लिए हर सब्जेक्ट की, अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एसएसटी के सब्जेक्ट का जो है, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से डायरेक्ट सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारत में राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक दल। और इस चैप्टर का दोस्तों पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हमने इस चैप्टर का कर लिया, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपने पहले दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो आप वहां से जाकर जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया हुआ है, जहां से सीधे ही सवाल क्वेश्चन यानी आपके प्रश्न पत्र में जो है पूछे जाएंगे दोस्तों। और इसी सेशन में दोस्तों हम इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण है। और इसमें हम पढ़ेंगे सिंडिकेट और प्रीवी पर्स के बारे में। आप सभी को दोस्तों कुछ भी नहीं करना, बस हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को सब्सक्राइब कर देना है, बाकी सारा काम हम पर छोड़ दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है। अगर आप चैनल देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन का क्या कारण रहा। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जो ऐतिहासिक पार्टी 1969 में दो भागों में बढ़ जाती है। वो पार्टी जिसे ऐतिहासिकता प्राप्त थी, ऐतिहासिक के माध्यम से उसने पूरे 3 लगातार आम चुनाव में से जीत मिली। चौथे चुनाव में ऐसे कौन सी वजह थी कि उसमें थोड़ा सा हार होती है। उसके बाद 1969 आते आते उसमें फूट पड़ने की जो है शुरुआत हो जाती है। तो इन्हीं सभी कारणों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर कौन सी वजह रही जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन जैसे पूछा गया दोस्तों, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के विभाजन के क्या कारण है, या 1969 में कांग्रेस पार्टी विभाजन के क्या परिणाम रहे और विभाजन क्या रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1969 तक आते आते कांग्रेस पार्टी, अगर हम बात करें तो 1967 को चुनाव, चौथा आम चुनाव होता है। इस चुनाव में कांग्रेस को कुछ राज्यों में हार का सामना करना पड़ता है और कुछ राज्यों में कांग्रेस ने जो है दोस्तों संयुक्त रूप से, यानी कह सकते हैं किसी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। केरल में गैर कांग्रेस सरकार बनती है। इसी के पास दोस्तों आते आते बाद में कांग्रेस में जो है इंदिरा गांधी द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा भी उठ खड़ा होता है। तो ये जो कलह थी दोस्तों, ये धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। क्योंकि ये कलह सिर्फ इसी टाइम की नहीं थी जब भारत ने अपने 2 महान प्रधानमंत्रियों को खो दिया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो लाल बहादुर शास्त्री थे। उसके बाद आनंद फान में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और जो सिंडिकेट सोचता था कि भाई इंदिरा गांधी हमारे कहने पर सारे फैसले लेंगी, हम इंदिरा गांधी को कुछ भी निर्णय दे सकते हैं, कुछ भी फैसला सुनाने के लिए कह सकते हैं, तो इंदिरा गांधी उस फैसलों को मान लेगी। यानी जो सिंडिकेट थे या बड़े कांग्रेसी नेता थे, वो इंदिरा गांधी को एक प्रकार सोच रहे थे भाई, यानी इंदिरा गांधी भले प्रधानमंत्री हो लेकिन शासन हम चलाएंगे। ये उनकी एक बड़ी भूल साबित हुई। और यही कह सकते हैं दोस्तों कि ये बड़प्पन, या आप कह सकते हैं कि ये एक जो सिंडिकेट थी उनकी कमी, या कह लीजिए कि उनकी जो सोच थी कि भाई हम इंदिरा गांधी को कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ये भी एक बड़ी वजह थी कांग्रेस के विभाजन की। खैर, क्या कारण है उस पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण रहा दोस्तों वो था दक्षिण पंथ एवं वामपंथी विषय पर कलह। दक्षिण पंथ और वामपंथी को अगर आप समझना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग समझने होगी। दक्षिण पंथ क्या होता है, वामपंथ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको वामपंथ समझना होगा दोस्तों। वामपंथ मतलब होता है लेफ्ट विंग। जी हाँ, लेफ्ट विंग वामपंथ। वामपंथ एक ऐसी विचारधारा है जिसमें दोस्तों जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनके विकास पर जोर दिया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार राष्ट्र की कोई सीमा नहीं, धार्मिक भेदभाव, जाति, परंपरा, इन सभी का कोई औचित्य नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है पिछड़े वर्गों की समानता के साथ विकास करना। क्यों कौन है ये जो है लेफ्ट विंग है दोस्तों, ठीक है। अब लेफ्ट विंग अगर हम एग्जांपल करें तो भारत में भाकपा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यही एक इसका एग्जांपल है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें दक्षिण पंथी को हम कहते हैं राइट विंग।
राइट विंग जस्ट इसके अपोजिट है, यानी वामपंथ के जस्ट अपोजिट राइट विंग है। राइट विंग दोस्तों धर्म, जाति, समाज भेदभाव को सही मानती है, या कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक असमानता है, प्राकृतिक सामाजिक विभाजन, इसको सही मानती है। और ये राष्ट्र के धर्म और विशेष पर ज्यादा महत्व देते हैं। कौन? दक्षिण पंथ के लोग। उदाहरण के लिए अगर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, ये सब क्या दक्षिण पंथ विचारधारा के लोग हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका है दक्षिण पंथ क्या है और वाम पंथ क्या है। और इसी को लेकर कलह कांग्रेस में हो जाती है। अब होती क्यों है दोस्तों? क्योंकि 1967 के चुनाव में कांग्रेस को 7 से 8 राज्यों में हार का सामना करना पड़ता है और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। वो भी बड़े बड़े जो नेता थे वो भी हार जाते, जैसे निजलगंपा हार जाते हैं, के कामराज भी हार जाते हैं। ऐसे बहुत से कांग्रेस नेता जो बहुत बड़ा एस.के. पाटिल, बहुत बड़े बड़े नेता थे, को चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। अब चूंकि चुनाव में हार जाते हैं और जब 1969 में उसके बाद जब चुनाव होने वाला होता, तो जो कांग्रेस के जो दो लोग थे, एक दो दक्षिण पंथ को मान रहे थे, एक जो है वाम पंथ को मान रहे, दोनों की अलग अलग विचारधारा थी। उनका कहना था कि आने वाले चुनाव में हमें या तो दक्षिण पंथ के साथ चलना चाहिए या वाम पंथ के साथ चलना चाहिए। तो ये दोनों की विचारधारा आपस में बढ़ चुकी थी और एक बड़ी कलह साबित होती है और विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण रहा कि एक धड़ा तो चाहता था कि भाई वाम पंथ के साथ मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए और दूसरा धड़ा चाहता था कि भाई नहीं, हम दक्षिण पंथ के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो इस समस्या की वजह से ही कांग्रेस के जो विभाजन हो जाता है बाद में, ये पहला कारण था। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ गया दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दूसरा है दोस्तों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के विषय मतभेद। दोस्तों 1967 में राष्ट्रपति के चुनाव होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में मतभेद ये था। मतभेद क्या था कि अगर हम देखें तो यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी जहां जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहती थी, वहीं वहां पर के कामराज जी इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, हालांकि बाद में जाकिर हुसैन ही भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये जो अंतर्द्वंद था, जो कलह था ना कि भाई कौन बड़ा, सिंडिकेट बड़ा के कामराज बड़ा, ये श्रीमती इंदिरा गांधी बड़ी, तो ये खींचतान और अधिकार की जो लड़ाई थी, इस अधिकार की लड़ाई ने कांग्रेस को दो भागों में बांटने में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्योंकि सिंडिकेट अब वो पचा नहीं पा रहा था कि भाई जिस इंदिरा को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, ये सोचकर कि वो इंदिरा हमें शासन में भागीदारी निभाएगी या हम उसके माध्यम से शासन करेंगे, अब वो उनका जो फैसला था वो गलत साबित हो रहा था। क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी जी को एक बच्ची समझ लिया था, बट इंदिरा गांधी सिर्फ बच्ची नहीं थी, वो पहले भी कैबिनेट में रह चुकी थी और वो एक तेज तर्रार और कह सकते हैं कि एक स्पष्ट फैसला लेने वाली नेता थी जो सिंडिकेट नहीं बचा पा रहे थे। ये मेरी पर्सनल राय है और अन्यों की अलग अलग राय हो सकती है दोस्तों, क्लियर। और इसके लिए इसका विरोध किया गया, तो ये भी एक बड़ी वजह थी। दूसरा युवा तर्क एवं सिंडिकेट के बीच कलह। तो युवा कांग्रेस में कई युवा नेता थे, कई युवा लोग, उनका तर्क अलग था। उनका तर्क क्या था? युवा नेताओं अगर हम बात करें उसमें चंद्रशेखर थे, चरणजीत यादव थे, कृष्णकांत शर्मा थे, आर.के. सिन्हा थे। इन लोगों की विचारधारा ये थी कि भाई जो है बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए। जी हाँ, बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया जाए। ये किसके विचारधारा थी, ये किसका मानना था? ये जो कांग्रेस के युवा गुट के लोग थे उनका मानना था कि भाई प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ये युवा का मानना था। बट जो सिंडिकेट थे वो इसके खिलाफ थे। उनका कहना नहीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए और प्रीवी पर्स को भी समाप्त नहीं करना चाहिए। प्रीवी पर्स क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है प्रीवी पर्स से दोस्तों, ठीक है। और सिंडिकेट क्या है, इसकी भी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। ये तीसरा कारण था। चौथा कारण था 1969 का राष्ट्रपति के चुनाव। दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण रहा कांग्रेस पार्टी के विभाजन का। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में सिंडिकेट ने किसको चुना था? कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में सिंडिकेट ने चुना था दोस्तों किसको? नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए वो खड़ा करते हैं। बट नीलम संजीव रेड्डी के नाम से श्रीमती इंदिरा गांधी इत्तेफाक नहीं रहती थी, वो उनको पसंद नहीं करती थी और इसलिए इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से जगजीवन राम का नाम प्रस्तुत किया। सिंडिकेट ने किसका नाम प्रस्तुत किया? नीलम संजीव रेड्डी का, ठीक है, जो कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद थी। जबकि इंदिरा गांधी ने किसको प्रस्तुत किया? जगजीवन राम ने, यानी सिंडिकेट के ऑपोजिट प्रस्तुत किया। बाद में अंतरकलह के बाद जब नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद से, उसी के आधार पर बाद में इंदिरा गांधी ने अपने एक स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी को क्या कर दिया? राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर बहुत बड़ी कलह हुई। एक तरफ
कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी, दूसरी तरफ से इंदिरा गांधी के उम्मीदवार के रूप स्वतंत्र रूप से नामांकन कौन करवाते हैं? इंदिरा गांधी, वो करवाते हैं वीवी गिरी को। अब सिंडिकेट को लगने लगा कि भाई हम हार जाएंगे, क्योंकि भाई एक बहुत बड़ी टक्कर होने वाली थी और इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के चुनाव के आम मौके से पहले कह दिया कि भाई आपको अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट देना है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट देना। और अब लोगों ने अपनी अंतरात्मा के आवाज पर वोट दिया और वीवी गिरी जीत जाते हैं और नीलम संजीव रेड्डी जो कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कांग्रेस की विभाजन की, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी जो ना लीग से हटकर चल गई। एक तो भाई कांग्रेस ने आधिकारिक उम्मीदवार खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने खुद का उम्मीदवार खड़ा कर दिया, ठीक है, वीवी गिरी को, और वीवी गिरी चुनाव में जीत जाते और राष्ट्रपति बन जाते। और ये विभाजन में कह सकते हैं कि कह सकते हैं विभाजन अब पूरी तरह से होने आता होगा कि वो कह सकते हैं ना कि अब जो है विभाजन की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी, बस पे एक मुहर लगानी बाकी तो मुहर लगा दिया 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। क्लियर? चलिए अब इसके बाद जो है अगला कारण क्या था? मोरारजी देसाई से वित्तीय विभाग वापस लेना। इंदिरा गांधी ने 1967 में मोरारजी देसाई से वित्त विभाग जो कह सकते हैं कि दोस्तों फाइनेंस, तो दोस्तों अगला है मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना। अब होता क्या कि 1967 में इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई से उनका जो फाइनेंशियल मिनिस्टर का जो पद था, वित्त मंत्रालय का पद था, वित्त विभाग का पद था, वो वापस ले लिया जाता है। और इसके बाद इंदिरा गांधी जो है एक फैसला लेती है जिसमें 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। अब इंदिरा गांधी ने जैसे ही मोरारजी देसाई से उनका पद वापस लिया, इसके बाद ये पूरी तरीके से साफ हो चुका था कि अब जो कलह है ये थमने वाला नहीं है, या तो कांग्रेस का पार्टी की विभाजन हो जाएगा या कुछ और चीजें इसमें जुड़ जाएंगी। तो अंततः बाद में कांग्रेस पार्टी विभाजन से इस कलह का अंत हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कारण था वो है दक्षिण पंथियों के साथ समझौता। तो इंदिरा गांधी या कुछ वर्ग लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो सिंडिकेट लोग थे उन्होंने दक्षिण पंथ के साथ समझौता किया कि भाई आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़िए और इंदिरा को हम हराएंगे। तो ऐसे बहुत सारी अफवाहें फैली, बाद में इसका खंडन भी किया गया। हालांकि क्या स्थिति थी इसमें अभी भी एक सोचने विषय बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह भी थी विभाजन की। इसके बाद है सिंडिकेट द्वारा गांधी को पद से हटाने प्रयास। तो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को उसके पद से हटाने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद में एक प्रस्ताव लाते हैं, परंतु यहाँ पर यह होता है कि सिंडिकेट ने सोचा था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रस्ताव होगा, बट इंदिरा गांधी को पद से हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं किया गया और इंदिरा गांधी के पक्ष में बहुत सारे वोट पड़ गए। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि बाद में धीरे धीरे 23 अगस्त 1969 को बाद में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है। तो ये दोस्तों कुछ कारण थे जिसकी वजह से 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन रहा। ये कारण कई सालों से लगातार चले आ रहे थे और जो अंततः बाद में समाप्त होते हैं कांग्रेस विभाजन के साथ। अब दोस्तों कांग्रेस जो है दो प्रकार के भागों में जाती है, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ जो है। अब कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में असली कांग्रेस कौन सी है, इसको लेकर लगातार जो है ये आगे बढ़ता चला गया कि भाई अब कांग्रेस आर असली पार्टी है, कांग्रेस ओ असली पार्टी है, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस असली है या सिंडिकेट वाली कांग्रेस असली है। अब ये भी मुद्दा आगे बढ़ता चला गया। बाद में 1971 का चुनाव होता है और उसमें इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसने अपनी पुरानी स्थिति दोबारा से पा लिया। ये बाद में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले दोस्तों। तो इस टॉपिक में आज इस पर हमने जो बात करी, आई होप आप इसे समझ चुके होंगे और आपको पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसी तरह से इसको परीक्षा में लिखना है दोस्तों। आई होप आप समझ चुके होंगे, लाइक तो बनता है दोस्तों। अब दो टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, वो है सिंडिकेट। यहाँ से 3 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक टॉपिक है प्रीवी पर्थ। तो सिंडिकेट का मतलब दोस्तों, सिंडिकेट उन्हें कहा गया जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, जो अनुभवी नेताओं को गुट था, उस गुट को क्या कहा गया, सिंडिकेट था, सिंडिकेट कहा गया। और सिंडिकेट वो लोग थे इसमें के कामराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, एस निजलगंपा, ये लोग सिंडिकेट में शामिल थे। और सिंडिकेट द्वारा ही कांग्रेस पार्टी को श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इन्होंने ये नहीं सोचा था कि भाई जिसको हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं वो ही हमें अपनी पार्टी से निष्कासित कर देगी, हमें निष्कासित होना पड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रीवी पर्स। तो प्रीवी पर्स को आप इस तरह समझ सकते हैं कि दोस्तों जब भारतीय रजवाड़ों का भारतीय रियासतों का विलय किया जा रहा था तो भारत सरकार द्वारा इन देशी रियासतों से एक समझौता किया गया, एक वादा किया गया था कि भाई हम आपको
कुछ संपत्ति रखने का अधिकार देंगे और इसके साथ आपको कुछ पेंशन दी जाएगी। ठीक है, यही इसे क्या कहा गया, प्रीवी पर्स कहा गया। यानी रजवाड़ों के विलय से पहले इनसे समझौता किया गया कि भाई आप कुछ संपत्ति रख सकते हैं, इसके अलावा भारत सरकार आपको कुछ पेंशन देगी, जिससे आप कह सकते हैं कि भत्ता समझ सकते हैं। उसके माध्यम से इनको ये नियम बना दिया गया। बाद में इस प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया, क्योंकि जो सामाजिक समानता है, समानता का भाव जो संविधान में दिया गया है, वो इसके खिलाफ हो रहा था। 1970 में इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात उठाई और 1971 में चुनाव जीतने के बाद इस प्रीवी पर्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो आई होप आज का टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका हो दोस्तों। अगर समझ चुके हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। द पॉलिटिकल मास्टर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले पार्ट में दोस्तों हम 1971 का चुनाव था, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए वो बात करने वाले हैं, और क्या बाद में कांग्रेस ने अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर लिया, क्या उसके बाद कांग्रेस जो गठबंधन का दौर शुरू हुआ था, जो दल बदल की प्रक्रिया थी, वो क्या आगे भी जारी रही। तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अपना सजेशन जरूर दे सकते हैं, और किस तरह से और आपके लिए मदद की जाए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, कीमती सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।